जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम आज के होने वाले एग्ज़ाम जो आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, प्री टेस्ट है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में लगभग हम 20 टॉप के जो है आपके टॉप 20 सवाल देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के एंड सब्जेक्टिव का भी सवाल हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला और सभी सवाल सिलेक्टेड है और आपके वीकली टेस्ट में पूछे गए सवाल है। तो एग्ज़ामिनर जो स्कूल वाले एग्ज़ामिनर होते हैं ना, वो ज़्यादातर देखिएगा आप लोग वीकली टेस्ट से ही क्वेश्चन उठा के देंगे क्योंकि वो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम और यदि आप हमारे इस वाले चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे मेन चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेन चैनल का नाम आप लोगों को पता ही होगा जैकपुर, ठीक है? यूट्यूब पे आपको सर्च करना है जैकपुर JACPUR। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल कह रहा है आपसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस आपके पास हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए, हिटलर कौन था? नेता था, तानाशाह था, किसान था, मजदूर था? तो हिटलर एक तानाशाह था, है ना, डिक्टेटर था, तानाशाह था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां? तो लुई 16वां जो था वो फ्रांस का राजा था 1789 में। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा आपका प्रायद्वीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका वुलर झील किस राज्य में स्थित है? आपको बतानी है। अब ये जो वुलर झील है ये कहाँ पर है बाबू? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है देखिए भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा आपसे लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? अब देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? जनता का शासन, किसान का शासन, मजदूर का शासन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था ये 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? काफ़ी अच्छा सवाल। तो ये जो है 75, है ना, 75%, 75 नहीं होगा, 72 नहीं, 75% यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन डी ही कीजिए आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद जो हमारा सवाल है कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक जो प्रयोग करता है ये औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो 1992 ईस्वी में किया गया था। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि संसाधनों के अंधाधुंध, है ना, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया है? तो किस तरह के संकट पैदा हुआ है यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका भूमंडलीय ताप या ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, तो इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्न में से कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो होगा वो हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है आपसे निम्न में से किस मृदा को काली या कपास मृदा भी कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी मृदा को काली या कपास मृदा कहेंगे? ठीक है, काली कपासी मृदा कहते हैं। देखिए कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ना वो काली मृदा में ही होता है, ठीक है ना, तो ब्लैक सॉइल। अगले सवाल पर देखिए कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वांछित है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? 33%, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है सवाल आपका। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के रूप में, सॉरी एक सवाल छूट गया ना, चलिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो बना था 1948 में। सत्ता की साझेदारी के रूप में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, किस रूप को कहते हैं यहाँ पे ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका क्षैतिज वितरण को, ठीक है। कई बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। बेल्जियम की राजधानी कौन सा है? अब आपको बेल्जियम की राजधानी बतानी है। तो इसकी राजधानी जो थी ब्रुसेल्स थी,
ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सोरियो होगा यहाँ पे, लॉरियो नहीं होगा, फ्रेडरिक सोरियो कौन था? ठीक है, तो ये जो था फ्रांसीसी कलाकार था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1789 में, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आपसे कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझानी है, और सरकार के अंग कौन कौन से हैं आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है, वो लिखना होगा आपको यहाँ पर, और उसके बाद सरकार के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को सड़ने से बनते हैं। ये ईंधन पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिन्हें ऊर्जा के लिए जलाया जाता है। उदाहरण जो होता है आपका कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। यानी कि जीवाश्म ईंधन ऐसे होते हैं जो पौधों और जानवरों के सड़ने गलने से बनते हैं हमारी धरती के नीचे, और बाद में इसका उपयोग हम लोग पृथ्वी के कहाँ पाए जाते हैं? पपड़ी पे पाए जाते हैं, और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिन्हें हम ऊर्जा के लिए जलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, है ना। कोयला, तेल, लकड़ी नहीं होगा, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा, सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामुदायिक वितरण और दबाव समूह और आंदोलन द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो सब्जेक्टिव में है आपका, श्रीलंका में कितने जातीय समूह रहते हैं, उनके मुख्य जातियों के नाम आपको बतानी है। तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका में 2 जातीय समूह रहते हैं, लिख लीजिएगा, और जिनके नाम थे सिंहली। ठीक है, एक का नाम था सिंहली और दूसरा थे तमिल। कौन थे? तमिल। तो लिखना कैसे है आंसर? श्रीलंका में 2 जातीय समूह रहते हैं, पहला है सिंहली, दूसरा है तमिल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाया जाए। क्या? विकास पर्यावरण को, पर्यावरण का स्पेलिंग लिख लीजिए, है ना, कैसे होता है? पर्यावरण, सॉरी ऐसा ही होगा, पर्यावरण, इधर होगा पर्यावरण। तो आपसे पूछा सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। अवहेलना, अवहेलना ना करें। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण आपको बतानी है। दूसरा है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसकी विशेषताओं को लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को दिखाते हैं। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सांस्कृतिक, जातीय और साथ ही राजनीतिक जातियों के कारण हुआ। जीवके के कारण पूरी बहुजातीय, जिनके कारण होगा यहाँ पे, जिनके कारण पूरी बहुजातीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र, राज्यों और नई राष्ट्रों की पहचान का निर्माण हुआ। इसकी शुरुआत, शुरुआत जो है, शुरुआएँ जो हुई थी 18वीं शुरुआत जो हुई थी 18वीं सदी के मध्य के अनोक्ष के युग के साथ हुई थी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कारण भी थे इसके: सामंतवाद का पतन और चर्च की शक्ति का पतन, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब था। ठीक है, तो ये सब आप लोग को इसमें नोट करना है। इसका एक्सप्लेन हम अपने मेन चैनल पे और भी अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की क्या होती है या फिर इसके क्या उपयोग है, आपको बताना था। तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी त्रंतों से होगा। नदी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नदी त्रंतों सिंधु, गंगा और संयुक्त होगा यहाँ पे, प्रयुक्त नहीं, संयुक्त ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से मृदा बना है।
संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है? ये उपजाऊ होती है। ठीक है, एक तो काट दीजिए। गहन कृषि की जाती है इसमें। जनसंख्या घनत्व नहीं, इसकी मतलब अधिक घनत्व में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसको जनसंख्या हटा दीजिए। ठीक है, मृदा अधिक क्षारीय होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है और जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो इसको आप मोटा मोटी सिर्फ रीड करके जाइए। ठीक है, अच्छा रहेगा। और ये वाला सवाल भी काफ़ी अच्छा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी और इसका नेता कौन था। तो रूस की जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी, याद रखिएगा 1917 में। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और इसका जो नेता था वो कौन था? लेनिन था, याद रखिएगा। तो आपको मिला के लिखना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। आपको लिखना है कि रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी और इसका नेता लेनिन था। इस तरह से एक लाइन में आंसर आपको देनी है। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना है वहाँ पे गंगा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है बताइए। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, लिखिएगा वहाँ पे गंगा नदी गंगोत्री। गंगोत्री का स्पेलिंग ऐसे होता है, गंगोत्री से निकलती है। पूरा लाइन बनाकर लिखिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसे आपसे पूछा गया है कि प्रछन्न या छुपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हम आपको लिखवा देते हैं कि वैसी बेरोजगारी जिसमें लोग कार्य में नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में नियोजित नहीं होते, प्रछन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, और इस तरह की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है। खत्म। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, ऐसे लिखना है आपको, लोक प्लस तंत्र, इस तरह से लिखिएगा। तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात जनता का शासन। जिस देश में जनता प्रत्यक्ष या प्रतिनिधियों, ठीक है, प्रतिनिधियों प्रतिनि प्रतिनिधियों, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं इस तरह से होगा, स्वयं पर शासन करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है आपसे जर्मनी में हिटलर के उदय का क्या कारण था, विवेचना करें। देखिए जर्मनी में हिटलर के उदय का क्या कारण था, आपको विवेचना करना है। आपको लिखना कैसे है इसका आंसर। जर्मनी में हिटलर के उदय का निम्नलिखित कारण था। आपको सबसे पहला हेडिंग लगाइए, जर्मनी में हिटलर के उदय का निम्नलिखित कारण था। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय। पराजय कैसे लिखिएगा, इस तरह से, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट उसी में जोड़िए, वर्साई की अपमानजनक संधि। वर्साई की अपमानजनक संधि, वर्साई इस तरह से होता है, सॉरी इस तरह से लिखिएगा वर्साई। ठीक है, वर्साई की अपमानजनक संधि। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए आर्थिक संकट। आर्थिक संकट। चौथा पॉइंट लिखिए बेरोजगारी। बेरोजगारी, ये सब क्या है, जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण है, बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद साम्यवाद का विरोध। कैसे लिखेंगे, साम्यवाद, सब अलग अलग पॉइंट है। साम्यवाद, साम्यवाद का विरोध। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद है हिटलर द्वारा लोगों में जर्मन राष्ट्रीय उभारना। आखिरी पॉइंट लिख लीजिएगा, छठा नंबर पॉइंट, कि हिटलर के द्वारा लोगों में जर्मन राष्ट्रीयता उभारना। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, इस तरह से लिखेंगे। तो आखिरी पॉइंट में लिखना था आपको, हिटलर द्वारा लोगों में जर्मन राष्ट्रीयता उभारना। ठीक है, चलिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। ठीक है, देख ध्यान से देखिए, इसके आंसर में देखिए आपको क्या लिखना है,
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला हेडिंग लगाइए इसके उत्तर में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। निम्नलिखित, निम्नलिखित इस तरह से लिखा जाता है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे ना। नंबर 1 अक्षांश, नंबर 2 ऊंचाई, नंबर 3 वायु, वायु दाब, है ना, वायु दाब एवं पवन। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। चलिए चौथा लिखिए, चौथा पॉइंट, चौथा में लिखिएगा समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। पांचवा पॉइंट लिखना है इसमें महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। और छठा लिखना है आपको यहाँ पर उच्चावच लक्षण। क्या लिखेंगे? उच्चावच लक्षण। क्या लिखेंगे? उच्चावच लक्षण। ठीक है भाई, लक्षण में ये वाला नोट दे दीजिएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट कुछ सवाल जो कि आपके आज के परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।